Okay. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. शुरू करो बेटा अपन क्लास आज की. प्रीवियस क्लास के अंदर हमने कितना क्या कंप्लीट कर लिया था बेटा? आई थिंक प्रीवियस क्लास में हमने जो टॉपिक्स डिस्कस कर लिए थे उन सारे टॉपिक्स की हम बात करें तो हमने जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था वो क्या था? इश्यू ऑफ शेयर्स. उसका हम प्रोसीजर पढ़ रहे थे. प्रोसीजर फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स. उसमें हमने पहला प्रोसेस देख लिया था कि भाई प्रॉस्पेक्टस इशू किया जाता है. दूसरा उसका प्रोसीजर है जिसके अंदर क्या होता है कि एप्लीकेशंस रिसीव की जाती है. थर्ड होता है हमारा अलॉटमेंट किया जाता है. अलॉटमेंट के अंदर हमने एक बात देखी थी कि अलॉटमेंट कब हो सकता है? जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन कम से कम रिसीव होगा. और मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब कि सेबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कि एटलीस्ट 90% इशू और मतलब सब्सक्राइब हो जाना चाहिए. 90% से एप्लीकेशन कम से कम आ जानी चाहिए. अब 90% एप्लीकेशन भी कितने दिनों में? कि जिस दिन आपने इशू जारी किया है उसके 30 दिन के अंदर 90% एप्लीकेशन आ जाए. दूसरी बात और क्या था कि अगर नहीं आती है तो जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनका पैसा रिफंड करेंगे नेक्स्ट 15 डेज के अंदर अंदर. अगर लेट हो जाते हो तो 15% पर एनम के हिसाब से ब्याज के सहित पैसा वापस करना पड़ेगा. इतनी सारी चीजें हमने पढ़ ली थी. चलिए अब इसके अलावा कुछ और चीजें हम देखते हैं इसके अंदर. ये भी हमारा हो गया था, ये तो हो गया था, ये भी हो गया था 15% पर एनम वाला काम भी. अब हम देखते हैं कि क्या होता है. अब बहुत ध्यान से समझना बेटा आगे की चीज. अब प्रूफ क्या है? फॉर एग्जाम्पल एक बात समझो, बहुत ध्यान से समझना. इस बात का प्रूफ क्या है कि आपके नाम पर आपको शेयर्स अलॉट कर दिए गए हैं. आपने अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद आपको शेयर मिला या नहीं मिला वो तो कंपनी कर रही है ना. ये काम तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से कर रहे हैं. वो डिसाइड कर रहे हैं सब किसको रिजेक्ट करना है और किसके शेयर्स को एक्सेप्ट करना है, किसके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना है, किसको शेयर्स अलॉट करने हैं. कंपनी ने क्या किया? डिसाइड कर लिया. फॉर एग्जांपल मुझे डिसाइड कर लिया मेरे लिए कंपनी ने कि मुझे कंपनी शेयर्स देगी. तो मुझे शेयर्स कंपनी ने दे दिया है तो कंपनी ने डिसाइड कर लिया. मुझे कैसे पता लगेगा? अब कंपनी एक एक इन्वेस्टर को तो फोन करके बताएगी नहीं सब आपको शेयर मिल गया. दूसरी बात, चलो मिल भी गया, कंपनी ने मैसेज भेज दिया सबको, लेकिन मैसेज थोड़ा ना ऑथेंटिकेशन में आ जाएगा. मैसेज को कैसे हम ऑथेंटिकेट मान लेंगे? कोई तो तरीका होगा उसका. तो क्या होता है कि जिन जिन अलॉटीज को, अलॉटीज मतलब जिन जिन को शेयर अलॉट हुए हैं, कंपनी ने शेयर्स दिए हैं, उन सबको कंपनी एक शेयर इशुइंग सर्टिफिकेट देती है. क्या देती है उन सबको? कंपनी एक शेयर सर्टिफिकेट इशू करती है कि भाई आपको इतने शेयर्स इशू कर दिए गए हैं. सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है. अब प्रोराटा अलॉटमेंट क्या होता है ये सबको पता है, बताया था मैंने. प्रोराटा अलॉटमेंट ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में ही होगा, जहां पर क्या होगा, एग्जांपल याद करो कि जिसने 70 गाड़ियों के लिए अप्लाई किया था सबको क्या कर दिया? 50 गाड़ियां दे दी, कुछ शेयर्स दे दिए, कुछ नहीं दिए. एक प्रोपोर्शनेट बेस पर शेयर्स इशू कर दिए जाते हैं एप्लीकेशन के ऊपर. क्या कहलाता है बेटा? वो प्रोराटा अलॉटमेंट कहलाता है. इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, ध्यान रखना है मैंने पहले ही बताया था कि प्रोराटा अलॉटमेंट केवल और केवल कौन से केस में अप्लाई होता है? ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में ही अप्लाई होता है. द अलॉटमेंट शैल बी ऑन ए प्रोपोर्शनेट बेसिस अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर. जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया उसके बेस पर उनको शेयर्स प्रोपोर्शनेट बेस पे शेयर्स अलॉट कर दिए जाएंगे. क्या कहलाएगा? प्रोराटा अलॉटमेंट. अब इसके अलावा मैंने ये भी बताया था आपको, कुछ को रिजेक्ट भी कर देंगे और कुछ को शेयर्स दे भी देंगे. तो होता क्या है उसमें कि एज अ रिजल्ट ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन सम एप्लीकेशन में बी रिजेक्टेड इन फुल. किसी को मना भी कर दिया. सिंपल सी बात समझो कि जिनको शेयर्स अलॉट किए जाएंगे उनको इशू किया जाएगा LOA, लेटर ऑफ अलॉटमेंट. कंपनी उनको क्या भेजेगी? LOA, लेटर ऑफ अलॉटमेंट. कौन जारी करेगा? कंपनी. कौन से शेयर होल्डर्स को? उन सारे शेयर होल्डर्स को कंपनी लेटर ऑफ अलॉटमेंट देगी. उन सारे एप्लीकेंट्स को लेटर ऑफ अलॉटमेंट देगी जिनको कंपनी ने क्या किया है? शेयर्स इशू कर दिए हैं, जिनको कंपनी ने शेयर्स अलॉट कर दिए हैं. क्लियर? लिखा भी वही है, देख लो आप.
those who are allotted shares are sent letter of allotment indicating the number of shares allotted and the amount now due on allotment. आगे अगर पूरा पैसा एप्लीकेशन में मांग ले तो अलग बात है, टुकड़ों में मांगा तो अलॉटमेंट पे कितना देना है, कितने शेयर्स उनको अलॉट किए गए, पहली चीज क्लियर। और जिनको रिजेक्ट कर दिए उनको LOR लेटर ऑफ रिग्रेट भेजा जाता है, साथ में जितना पैसा उन्होंने जमा कराया था एप्लीकेशन पे उस अमाउंट का उनको चेक भेज दिया जाता है कि इस चेक से वो अपना पैसा भी वापस ले लेंगे। क्लियर? तो क्या लिखा है कि दोज हु आर नॉट अलॉटेड शेयर्स आर सेंट लेटर ऑफ रिग्रेट along with a check for the refund of application money. कोई डाउट नहीं आता? ये ना कई बार लेटर ऑफ रिग्रेट तो मैंने आज तक नहीं देखा कि एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन लेटर ऑफ अलॉटमेंट कई बार 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय लेटर ऑफ अलॉटमेंट? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, हमारे यहां पर कितने प्रोसेस कंप्लीट हो गए बेटा? 3 प्रोसेस। अलॉटमेंट हो गया, काम खत्म। अब हम बात करते हैं कॉल्स। कंपनी जब टुकड़ों में पैसा मांगती है, जब कंपनी एक साथ पूरा पैसा मांग लेती है, तब तो उस कॉल का कोई मतलब नहीं है। अगर पूरा का पूरा पैसा कब मांग लिया गया? एप्लीकेशन पे ही मांग लिया गया, फिर तो उसका कोई यूज नहीं है। लेकिन अगर कंपनी ने पैसा टुकड़ों में मांगा, फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर एक चीज देखते हैं बेटा, देखिए 2 स्थितियां बनती है, व्हेन होल अमाउंट ऑफ शेयर इज कॉल्ड एन एप्लीकेशन, और दूसरा व्हेन होल अमाउंट ऑफ शेयर इज कॉल्ड एन इंस्टॉलमेंट। तो वो इंस्टॉलमेंट क्या बनती है? सबसे पहले कंपनी पैसा मांगेगी एप्लीकेशन पे, दूसरे नंबर पे अलॉटमेंट पे, थर्ड में फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। तो ये एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तक जो पैसा मांगा है ना बेटा, ये कॉल नहीं है, ये तो देना ही पड़ेगा, ये तो प्रोसेस में चल रहा है। उसके बाद जो पैसा मांगा जाता है उन्हीं को कॉल कहा जाता है, ये ध्यान रखना। उन्हीं को क्या कहा जाता है? कॉल। केवल किसको कहा जाता है? फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल को। ये कितनी भी हो सकती है, हालांकि इतनी, पर हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग बात कर लें, या किसी के अकॉर्डिंग बात कर लें हम, कि मैक्सिमम कितनी होगी है? 2 ही कॉल आएंगे, मतलब टोटल 4 ही इंस्टॉलमेंट आपकी बन सकती है। तो कितनी कॉल हो सकती है? मैक्सिमम 2 कॉल्स। अब कंपनी जब इन कॉल्स को करती है ना, ये कॉल्स का पैसा जब मांगती है, तो उस समय कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी होती है। इन कॉल्स के रिगार्डिंग कुछ कंडीशंस, इनके बारे में हम बात करते हैं। ध्यान देना, पहले तो क्या क्या लिखा है बातें, कि द अमाउंट पेड ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट आर नॉट कॉल्स। आपने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे जो पैसा दिया है वो क्या नहीं है? कॉल्स नहीं है। वो एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी ही है, वरना उन्हीं से हम फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल लिख सकते थे। क्या लिखा है? एप्लीकेशन लिखा है, दूसरे नंबर पे अलॉटमेंट लिखा है, उसके बाद आपकी कॉल शुरू हुई है। तो मैक्सिमम 2 ही कॉल आएंगी हमारे, तो मैक्सिमम 4 इंस्टॉलमेंट ही बनेंगी। क्लियर है यहां तक? उसके आगे बढ़े हम बात, बट सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट एज एंड व्हेन डिमांडेड आर कॉल्स। लेकिन उसके आगे की जो इंस्टॉलमेंट्स है वो सब क्या कहलाएंगी? कॉल्स कहलाएंगी। क्लियर है यहां तक? आगे, अ कंपनी में डिमांड the whole amount of share on application in one installment। कंपनी पूरा पैसा इंस्टॉल एप्लीकेशन के साथ मांग सकती है, कंडीशन मैंने बताई आपको अभी। उसके अलावा इफ द होल अमाउंट ऑफ शेयर इज नॉट पेड ऑन एप्लीकेशन, अगर पूरा पैसा एप्लीकेशन पे नहीं लिया है एंड अलॉटमेंट दोनों पे मिला के नहीं लिया है, द अनपेड अमाउंट में बी कॉल्ड बाय डायरेक्टर्स इन 1 और मोर इंस्टॉलमेंट्स। जरूरी नहीं है कॉल 2 ही हो, एक भी हो सकती है, 3 इंस्टॉलमेंट भी हो सकती है, हो सकता है कॉल नहीं ही हो, पूरा पैसा एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे मिला ले। ध्यान रखना है, समझना। अगर मान लो पैसा पूरा
एप्लीकेशन पे नहीं मांगा, 2 बार में मांगा है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में। तो उस केस में भी एक बात हमको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि उस केस में भी हम जो पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे यही, ये वाला ही टॉपिक है, फिर वो इंस्टॉलमेंट वाला ही, कॉल नहीं है, क्योंकि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट 2 किस्तें हो गई वहां पर, टुकड़ों में मांग लिया, एक तो पूरा पैसा एप्लीकेशन पे और एक टुकड़ों में। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर रखना अपने को, कॉल होना जरूरी नहीं है। आगे बढ़े इसके अंदर अपन, देखिए ईच इंस्टॉलमेंट इज नेम्ड एज फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल और एटसेट्रा। अब इन कॉल्स के रिगार्डिंग क्या है कि जब भी कंपनी कॉल करेगी तो उन कॉल्स के रिगार्डिंग जो प्रोविजंस क्या क्या होंगे, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस कहां लिखे होते हैं, कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। कहां मेंशन करने होते हैं कंपनी को, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। लेकिन अगर मान लो कंपनी ने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाया ही नहीं, तो क्यों, हम शेयर इशू की बात कर रहे हैं, शेयर इशू केवल कौन कर सकता है पब्लिक को, पब्लिक कंपनी, और पब्लिक कंपनी के लिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाना मैंडेटरी नहीं है। प्राइवेट कंपनी के लिए है, तो प्राइवेट कंपनी तो पब्लिक को शेयर इशू कर ही नहीं सकती, तो वो रूल वहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। हमें अच्छी तरह पता है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना कंपनी के लिए, कौन सी कंपनी के लिए, पब्लिक कंपनी के लिए क्या नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। अगर पब्लिक कंपनी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर नहीं करती है, तो उस केस में उस कंपनी के ऊपर कौन से रूल एप्लीकेबल होते हैं, टेबल एफ के। कौन से रूल्स एप्लीकेबल होते हैं उस केस में, टेबल एफ के। क्लियर है तक, बात समझ में आई, कंफर्म। चलिए अब वो टेबल एफ के रूल्स क्या क्या है। पहला, द अमाउंट टू बी कॉल्ड shall not exceed 25% of the total quantum of the issue। टोटल जो इशू है ना, उसके 25% से ज्यादा कॉल मनी नहीं होनी चाहिए एक बार में। अब आप सोच के देखो कि 4 कॉल से ज्यादा बनाए कैसे। एप्लीकेशन पे मैंडेटेशन लगा दिया कि 25% से कम अमाउंट आप ले नहीं सकते इशू प्राइस का, कॉल पे आप 25% से कम ले नहीं सकते, शैल नॉट ज्यादा नहीं ले सकते, कम तो ले सकते हैं, ठीक है, क्लियर है तक। अच्छा, तो ऑल अमाउंट ऑन शेयर शुड बी फुल्ली कॉल्ड अप विद अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। ये और जरूरी है, टुकड़ों में अगर पैसा मांगा है तो 1 साल के अंदर, 12 महीने के अंदर अंदर वो सारी किस्तें पूरी हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं कंपनी आज मांग रही है 10 साल बाद दूसरा किस्त मांगेगी, ऐसा नहीं हो सकता। मैक्सिमम 12 मंथ का टाइम पीरियड दिया जाता है। ये दोनों चीजें तो इंपॉर्टेंट इतनी ज्यादा नहीं है, मैं टू बी वेरी फ्रैंक इतना काम नहीं आती है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनता है 3rd और 4th स्टेटमेंट से। 3rd स्टेटमेंट क्या है कि 2 कॉल के बीच में कम से कम 1 महीने का गैप होना चाहिए। 2 कॉल, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल के बीच में कम से कम कितने मंथ का गैप होना चाहिए, 1 मंथ का कम से कम गैप होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर आप कॉल कर रहे हो तो उसके कम से कम 14 दिन पहले आप शेयर होल्डर्स को नोटिस दोगे, तभी अगर आप अपनी कॉल का पैसा मांग सकते हो। क्लियर। 14 डेज का नोटिस का, ऐसा नहीं कि तुमने आज कॉल की बोले 3 दिन का टाइम है, कम से कम उनको 14 डेज का आपको टाइम पीरियड देना पड़ेगा। ये दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, 14 डेज और 1 मंथ वाला, ये कई बार 1 मार्क्स में पूछा जाता है ये, ठीक है। आगे बढ़े अपन, चलिए अगला टॉपिक है हमारा, ये आपका जो प्रोसीजर था ना इशू ऑफ शेयर्स वाला वो खत्म हो गया। अगला टॉपिक है आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। बीच में भी आया था एक बार, मैंने कहा था मैं आपको बताऊंगा। सिंपल सी बात याद रखो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का, कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो भी खर्चे होते हैं, बिजनेस को सेटअप करने तक, मतलब जब तक वो बिजनेस एक्चुअल में रनिंग में नहीं आ जाए, सेटअप करने का जो खर्चा है ना, वो सारा कहलाता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, क्योंकि हिंदी में इसका नाम है प्रारंभिक व्यय। प्रारंभिक व्यय मतलब प्रारंभ होने से पहले पहले के जो खर्चे हैं वो सब क्या कहलाते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहलाते हैं। क्लियर। लिखा भी वही है, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। कौन से खर्चे, जो कंपनी को फॉर्म करने के लिए, कंपनी को बनाने के लिए होते हैं, वो क्या कहलाते हैं बेटा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहलाते हैं। टर्म्ड एज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। जनरली कौन कौन से होते हैं,
एक्सपेंसेस इनकर्ड इन प्रिपरेशन एंड प्रिंटिंग ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट्स, खर्चा तो लगेगा ना उसमें भी, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करवाने पड़ते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स को तैयार करवाने में क्या होगा, जो एक्सपेंडिचर होगा। स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फीस, जब आप रजिस्ट्रेशन कराने जाओगे कंपनी का तो वहाँ रजिस्ट्रेशन फीस लगती है, वो भी बिजनेस के स्टार्ट होने से पहले ये खर्चा है। ड्यूटी पेबल और ऑथराइज्ड कैपिटल, जब आप जो वो लिखते हो ना क्लोज में, कैपिटल क्लोज के अंदर, जब इतनी कैपिटल हम इशू करेंगे तो जितना अमाउंट लिखोगे उसी के बेस पर आपको एक टैक्स पे करना पड़ता है, वो भी बिजनेस स्टार्ट होने का पहले का खर्चा है। कॉस्ट ऑफ प्रीलिमिनरी बुक्स, प्रीलिमिनरी खर्चों को मेंटेन करने के लिए आपने जो अकाउंटिंग मेंटेन की है उसमें जो खर्चा हुआ है वो भी बिजनेस के स्टार्ट होने से पहले का ही है। इन केस ऑफ कंपनी हैज बीन फॉर्म्ड टू परचेज अ रनिंग बिजनेस, कई बार क्या होता है कोई कंपनी बनाई जाती है क्योंकि चलता हुआ बिजनेस कोई परचेज कर ले, चलता हुआ बिजनेस करने के लिए, परचेज करने के लिए कंपनी बनाई है, तो अकाउंटेंट उस पुराने बिजनेस का वैल्यूअर, जैसे हमने रिवैल्यूएशन पढ़ा था ना, एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यू किया जाता है, वैसे उनको रिवैल्यूअर आएगा, वो ऑथराइज्ड रिवैल्यूअर होते हैं, वो करते हैं काम, तो उनका खर्चा सब कुछ किसमें आता है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में। ये सब चीजें एग्जाम्पल के रूप में आपसे एक या दो पूछा जा सकता है कि कोई एक या दो एग्जाम्पल लिख दो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के, बाकी मैक्सिमम नहीं पूछा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या पूछी जाती है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में से, कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग ये दोनों पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट तो क्या है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, अच्छा ये वो ध्यान रखना है कि ये जो पॉइंट है ना, ये यहां से ज्यादा आपको डिवेंचर वाले चैप्टर में काम आएगा, ठीक है ना। तो क्या लिखा है कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, जो कि इंटेंजिबल एसेट्स का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वो क्या कहता है आपसे कि इनको जिस डेट को इनकर हुए ना उसके 1 साल के अंदर अंदर इनको राइट ऑफ कर लिया जाना मैंडेटरी है। अब इनको तब तक राइट ऑफ नहीं किया तो वो गलत हो जाएगा मामला। कितने समय में, विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द इनकर्ड। दूसरा, इनको राइट ऑफ कैसे किया जाएगा, चूंकि ये कैपिटल एक्सपेंसेस है तो सबसे पहले अगर आपके पास कैपिटल प्रॉफिट्स अवेलेबल है, कैपिटल प्रॉफिट्स जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, आगे बढ़ेंगे हम, कैपिटल प्रॉफिट है तो सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से, और अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो फिर नॉर्मल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह स्टेटमेंट ऑफ P&L में से इनको राइट ऑफ किया जाना मैंडेटरी है। क्लियर? ये दोनों पॉइंट्स आपको यहां पर बहुत विशेष रूप से याद रखने हैं। ये बन जाता है क्वेश्चन, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आर रिटर्न ऑफ फ्रॉम एट फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, एंड इफ नॉट अवेलेबल देन फिर फिल इन द ब्लैंक्स वो दे देगा आपको, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, सबसे पहले कहां से, सिक्योरिटी प्रीमियम में से, और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम में नहीं है अवेलेबल तो फिर स्टेटमेंट ऑफ P&L में से। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? अब आगे का टॉपिक हम जो डिस्कस करने वाले हैं बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि यहीं से आपकी न्यूमेरिकल चीजें शुरू होने वाली है, ठीक है ना। यहीं से क्या शुरू होने वाली है, हमारी न्यूमेरिकलिटी। आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के रिगार्डिंग हम चीजें समझेंगे। सबसे पहली चीज मैंने कहा था 3-4 बार पढ़ेंगे हम, इश्यू ऑफ शेयर्स। एक कंपनी जब शेयर इश्यू करती है ना तो वो 2 कारणों से करती है। पहला, कैश का अरेंजमेंट करने के लिए, पहला कैश का अरेंजमेंट करने के लिए, फॉर कंसीडरेशन ऑफ कैश, कैश के बदले, मतलब शेयर्स इशू करेंगे उसके बदले कंपनी को क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। दूसरा हो सकता है फॉर अदर देन कैश, कि कैश नहीं मिला लेकिन किसी और कारण से कंपनी ने शेयर इशू किए हैं। कोई और कारण क्या हो सकते हैं, वो 2 तरीके से लिखे हैं हमने। पहला, फॉर बाइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज। मान लो आपने कोई बिजनेस परचेज किया, उसकी एसेट्स खरीदी, अब एसेट्स खरीदी तो उसको पैसा देना पड़ेगा ना, तो हमने पैसे की जगह उसको हमारी कंपनी के शेयर्स दे दिए क्योंकि उनकी भी एक वैल्यू है। रीजन हो गया। अदर रीजन में क्या हो सकता है, जैसे आपके यहाँ कोई डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं, अब डायरेक्टर्स को सैलरी देनी है तो सैलरी नहीं दी हमने उनको, हमने क्या कर दिया, उनको शेयर्स इशू कर दिए। क्लियर? अभी हम जो पढ़ेंगे सबसे पहले जो आगे 3 या 4 DPP तक आपका जो चलेगा टॉपिक, वो क्या चलेगा, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन ऑफ कैश। क्या चलेगा, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन ऑफ कैश। लेकिन इसके पहले में एक बात और समझें कि कंपनी अपने शेयर्स को एट पार और एट प्रीमियम 2 तरीके से इश्यू कर सकती है। एट पार का मतलब है
इशूड एट फेस वैल्यू, किसी कंपनी की शेयर की जो फेस वैल्यू है ना, उतने ही वैल्यू पर क्या कर दिया, उसको इशू कर दिया। एट प्रीमियम पर इशू करने का मतलब है इशूड एट मोर देन फेस वैल्यू। 100 रुपए के शेयर को 110 रुपए में, 120 रुपए में, 105 रुपए में, जितने भी एक्स्ट्रा कुछ भी हो सकता है वो। और ऐसा जरूरी नहीं है कि वो लिमिट होगा, 100 रुपए के शेयर को 1 लाख रुपए में भी इशू किया जा सकता है, तो इतना प्रीमियम भी हो सकता है। जैसे भी पेटीएम के जो शेयर्स थे ना, जो 2150 रुपए में खुले थे, उसकी फेस वैल्यू 1 रुपए है। तो आज उसकी मार्केट में अगर 600 रुपए प्राइस है दियो, तो वो 600 रुपए जो प्राइस है ना उस शेयर की, वो अभी भी प्रीमियम पर ही है शेयर, क्योंकि शेयर कभी भी अपनी फेस वैल्यू से नीचे नहीं जा सकता। किसी भी शेयर की प्राइस उसके फेस वैल्यू से नीचे नहीं जा सकती। और स्पेशली कौन से शेयर्स, वो कंपनीज जिनका रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट 2013 के अंडर हुआ है। क्योंकि पहले जो कंपनी शेयर इशू कर सकती थी वो 3 तरीके से कर सकती थी, एट पार, एट प्रीमियम, ये दो तो है, और एट डिस्काउंट एज वेल। डिस्काउंट मतलब फेस वैल्यू से कम वैल्यू पर। तो पहले वाले शेयर्स तो जा सकते हैं, लेकिन नए शेयर्स नहीं जा सकते। इसलिए मैक्सिमम कंपनीज कोशिश करती हैं कि अपने शेयर की फेस वैल्यू 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया इससे ऊपर रखती ही नहीं है। उसके ऊपर जो भी अमाउंट है सब किस में चलता है, क्योंकि फ्लक्चुएशन के लिए एक जगह मिल जाती है। आपने किसी शेयर की फेस वैल्यू 1 लाख रुपए रख दी, तो निश्चित है कभी भी 1 लाख रुपए से नीचे जाएगा नहीं, तो कभी जा ही नहीं सकता, क्योंकि डिस्काउंट पे शेयर इशू हो ही नहीं सकता। क्लियर? कोई डाउट है यहां तक? आगे बढ़े, चलिए। ये ध्यान रखना ये चीज है ना। अब जो ये मोर देन है ना, मोर देन जो एक्स्ट्रा पैसा है, वो एक्स्ट्रा पैसा होता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। प्रीमियम पे जब शेयर इशू किया जाता है तो प्रीमियम का जो पैसा मिलेगा वो कौन से अकाउंट में जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। कौन सा अकाउंट में जाएगा बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। इस बात को विशेष रूप से मतलब दिमाग में बिठा लेना। कई जगह आपको सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट लिखा हुआ मिल जाएगा, प्रीमियम अकाउंट लिखा हुआ मिल जाएगा, गलत है। कई बुक्स में मिस्टेक है ये हमेशा अकाउंट का नाम पूरा, और वो क्या है, एसपीआर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। इट इज सेम लाइक जैसे कि हमने प्रीमियम फॉर गुडविल पढ़ा था, उसमें कई जगह गुडविल लिखा हुआ मिल जाता है, प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह, वो गलत है। वो प्रीमियम फॉर गुडविल ही होना चाहिए, ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट ही होना चाहिए। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते बेटा। हम क्या है हमारा टॉपिक, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन ऑफ कैश। हम कैश की कंडीशन में पढ़ रहे हैं, यहां पर किसकी कंडीशन में पढ़ रहे हैं बेटा अपन, जब कैश में इशू किया जाता है। तो 2 कंडीशन हो गई। पहला केस ये भी समझाया भी था, कैश मिल रहा है लेकिन कंपनी ने पूरा का पूरा पैसा कब मांग लिया, एप्लीकेशन पे। दूसरा केस, जब कंपनी पैसा कैसे मांगे, टुकड़ों में। क्लियर? अब पूरा का पूरा पैसा अगर कंपनी ने एप्लीकेशन पे मांग लिया तो यहां तो टुकड़े होने के चांसेस ही नहीं है। टुकड़ों में मांगे तो मैक्सिमम टुकड़े कितने होंगे, 4। कौन कौन सा, पहला एप्लीकेशन, दूसरा अलॉटमेंट, तीसरा फर्स्ट कॉल और चौथा सेकंड कॉल। मैक्सिमम बताएं मैंने, मिनिमम तो 2 भी रह सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 1 नहीं रहेगा। 1 रहेगा तो फिर कंडीशन वो हो जाएगी वहां पर। क्लियर? तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या डिस्कस करेंगे, व्हेन द होल अमाउंट ऑफ शेयर इज कॉल्ड ऑन एप्लीकेशन। पूरा का पूरा पैसा एप्लीकेशन पे मांग लिया जाए। आपको एक प्रोसेस याद रखना है, मैंने बार बार आपसे कहा कि आपको प्रोसेस नहीं भूलना है, सीक्वेंस याद रखोगे तभी काम होगा। सबसे पहला काम होगा बैंक में एप्लीकेशन मनी रिसीव करना। जब एंट्रीज करेंगे ना हम, सबसे पहला काम क्या है, एप्लीकेशन मनी रिसीव करना। दूसरा काम क्या है, ट्रांसफर करना। दूसरा काम क्या है, ट्रांसफर करना। क्लियर? ध्यान देना, सबसे पहला काम, टॉपिक क्या है हमारा, व्हेन होल अमाउंट ऑफ शेयर इज कॉल्ड ऑन एप्लीकेशन। सबसे पहला काम क्या है, एप्लीकेशन मनी रिसीव करना। अब अगर एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी तो उसकी एंट्री क्या होती है, ध्यान से समझना। किस डेट को होगी, सबसे पहले तो ध्यान रखना एंट्री कि जिस दिन आपने इशू किया और उसकी जो लास्ट डेट होती है ना एप्लीकेशन की, उस डेट को होगी।
एप्लीकेशन की लास्ट डेट होती है किसी भी इशू की, वो लास्ट डेट को ही आपको एंट्री करनी है, क्योंकि लास्ट डेट तक लोगों के पास मौका है कि वो अपने शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकें। क्या एंट्री होती है? एंट्रीज फिक्स है। मैं भी आपको 6-7 क्वेश्चन कराऊंगा, अभी हम 6-7 क्वेश्चन करेंगे और सब में आपको एंट्रीज फिक्स है। ये एंट्रीज चेंज नहीं होगी, केवल अमाउंट चेंज होगा। तो ये एंट्रीज रट लो और क्वेश्चन सॉल्व करते करते रटाओ, आ भी जाएंगी। क्या एंट्री है? रिसीव होने की बैंक अकाउंट डेबिट टू, जो भी शेयर इक्विटी है तो इक्विटी, प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस। जो जगह छोड़ी है वो किसके लिए छोड़ी? इक्विटी है तो इक्विटी, प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और अगर प्रेफरेंस शेयर है तो इक्विटी शेयर, वो बैंक अकाउंट डेबिट टू जो भी परसेंटेज वो लगा होता है प्रेफरेंस शेयर के आगे, परसेंटेज प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी एंट्री ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगी इस यहां पर, तो इसको पूरी एंट्री को मैं एक्सप्लेन करने के लिए आपको थोड़ा सा कुछ चीजें कंसेप्ट क्लियर करता हूं। हमने क्या पढ़ा था कि कंपनी के पास जब शेयर इश्यू होगा तो सब्सक्रिप्शन में 3 कंडीशन बनती है। कितनी कंडीशन बनती है बेटा सब्सक्रिप्शन में? 3। कौन कौन सी कंडीशन बताई थी मैंने? 3 कंडीशन कौन कौन सी थी? अंडर सब्सक्रिप्शन, नॉर्मल सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है ना? अब अंडर सब्सक्रिप्शन और नॉर्मल सब्सक्रिप्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है, बात आती है ओवर सब्सक्रिप्शन की। आपने पूरा पैसा एक साथ मांग लिया एप्लीकेशन पे, तो ऑब्वियस सी बात है पैसा तो ज्यादा ही मिलेगा ना। ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है तो पैसा ज्यादा ही आया होगा ना, क्योंकि जिस व्यक्ति ने भी अप्लाई किया उन सबको पैसा, उन सबने पैसा दिया ही है, तो ये तो कंफर्म है कि पैसा कम मिला होगा या ज्यादा। तो बचा हुआ पैसा जो होगा वो क्या करोगे? उसको वापस करना पड़ेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें कि आपने 1 लाख शेयर इशू किए, कितने रुपए वाले? 10 रुपए वाले। तो आपकी कैपिटल तो 10 लाख रुपए ही है ना। कैपिटल कितनी है? 10 लाख रुपए। आपके पास एप्लीकेशन जो रिसीव्ड है वो आ गई मान लो 1,25,000, तो हर व्यक्ति ने 10 रुपए जमा कराया होगा ना। जिसने अप्लाई किया है उसने 10 रुपए के हिसाब से पैसा जमा कराया है, तो आपके पास टोटल अमाउंट रिसीव्ड कितना है? 12,50,000। तो 12,50,000 तो आपको अमाउंट रिसीव हुआ है, लेकिन क्या 12,50,000 आप ट्रांसफर कर सकते हो? क्या ट्रांसफर तो कितना कर सकते हो मैक्सिमम? बचे हुए 2.5 लाख रुपए क्या करोगे? वापस करेंगे। ये कंसेप्ट क्लियर? दूसरा और कंसेप्ट समझते हैं अपन। हमने पढ़ा था कि या तो एट पार और या एट प्रीमियम, दोनों चीजें संभव है। एट पार तो मतलब 1 लाख शेयर 100 रुपए वाले, 10 रुपए वाले 10 लाख ही होगा। लेकिन अगर हम प्रीमियम की बात करें कि मान लो कंपनी के पास 1 लाख शेयर इशू किए 10 रुपए वाले और 2 रुपए प्रीमियम पर इशू किए। कितने पे इशू किए बेटा? 2 रुपए प्रीमियम पर इशू किए हैं। अगर 2 रुपए पे प्रीमियम पर इशू किए हैं तो जो शेयर होल्डर है वो कितना पैसा चुकाएगा? 12 रुपए चुकाएगा ना। कितना पैसा चुकाएगा? तो ये 12 रुपए में से आपको पैसा कितना मिल गया? 12 लाख। अब इसको हम अगर कंसीडर करें तो इस 12 लाख में से कैपिटल तो 10 रुपए ही है और बाकी 2 रुपए क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो कैपिटल का पैसा कैपिटल में और सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफर होगा। क्लियर? ध्यान समझना। अगर हमारे पास जो एंट्री बनती है, हाँ क्या बनती है देखना कि ट्रांसफर की एंट्री। ट्रांसफर कौन सा पैसा करोगे? जो रिसीव हुआ है, तो उसको तो डेबिट कर दो, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। 2 सब कुछ नॉर्मल है, ना तो ओवर सब्सक्रिप्शन है ना प्रीमियम है, तो पूरा का पूरा पैसा ट्रांसफर हो जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर उसमें प्रीमियम भी है तो सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट कर देंगे प्रीमियम वाले अमाउंट से, और अगर उसमें कुछ पैसा रिफंड भी करना है तो रिफंड का केस कब बनेगा? केवल ओवर सब्सक्रिप्शन केस में, तो टू बैंक अकाउंट और आ जाएगा। कंडीशनल है,
ये लास्ट की दोनों चीजें क्या है बेटा, कंडीशनल है। इतना तो होना ही होना है, इतना तो होना है, लेकिन बाकी की दोनों चीजें क्या है, कंडीशनल है। क्लियर? कोई डाउट है किसी को? अभी सारी चीजें क्लियर होंगी। यहां पे आप जब अपनी चेयर से खड़े होंगे उसके पहले आपको सारी एंट्रियां याद होगी, ये 2 एंट्रियां अभी तक, ये एंट्रियां भी याद होंगी और आपको सारी कंडीशंस भी क्लियर होंगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है? क्लियर है यहां तक? कॉपी किया हुआ है सबने? मैंने भेज दी थी सारी चीजें यहां तक, तो भेज दी थी ना यहां तक? ये नहीं भेजा था? उतारो फटाफट, फटाफट उतारो।
तो आज के लिए इतना ही है, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में. टिल देन, थैंक यू क्लास.